Next algorithm is a logistic regression. This is a type of a classification problem. क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम का मतलब है कि आपके पास जो कॉलम्स होंगे उसके अंदर जो आपका आउटपुट कॉलम होगा या आपका इनपुट कॉलम होगा या आपका आउटपुट कॉलम होगा। आउटपुट कॉलम के अंदर जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपके पास कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट एल्गोरिथम की थी दैट इज योर लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम आपके पास क्या थी, वो एक आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम थी। रिग्रेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आपके पास जो आउटपुट कॉलम था, आप एक्सपीरियंस के बेस पे एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो सैलरी शुड बी इन योर न्यूमेरिकल फॉर्म 50K 60K 70K, है ना। सो आपके पास अगर आउटपुट कॉलम में आपके पास जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल है तो वो आपकी रिग्रेशन प्रॉब्लम है। अगर आउटपुट कॉलम के अंदर जो आपके पास वैल्यू है वो अगर आपके पास कैटेगोरिकल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स हैं और उसके बेस पे आप उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो कि उसके मार्क्स के बेस पे आप रिजल्ट बता रहे हो कि वो पास होगा या फिर वो क्या होगा, फेल होगा। तो देयर इज अ टू कैटेगरी, पास एंड फेल। ठीक है, सो दिस इज अ कैटेगोरिकल डेटा। तो अगर आपके पास आउटपुट कॉलम के अंदर कैटेगोरिकल डेटा है तो आपको वो प्रॉब्लम आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आपकी नई एल्गोरिथम है दैट इज योर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, नॉट अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ विल सी कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखो कि जो हम प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक से कराना चाह रहे हैं क्या वो हम उसको रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व कर सकते थे या नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी आवर्स का, कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ता है और उसके बेस पे आप उसका रिजल्ट निकालते हो। ठीक है, तो स्टडी आवर है फॉर एग्जांपल 5 6 4 8 9 10, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, स्टडी आवर्स है। इसके बेस पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ये पास होगा, ये भी पास होगा और ये भी पास होगा। तो अगर मैं इसको अपने लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन पे पॉइंट करता तो आपका ये डायमेंशन कैसे होता, ये आपका एक्स एक्सेस है या आपका वाई एक्सेस है, ये आपके पास इनपुट कॉलम है या आपका आउटपुट कॉलम है। तो आउटपुट कॉलम इज ऑलवेज इन द रिजल्ट। ठीक है, तो आपके पास अब दो ही केसेस हैं, या तो वो बच्चा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, या वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये वो ओनली टू ऑप्शन, लाइक अ जीरो है, ये वन है। ठीक है, फेल को आप जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो, पास को आप वन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, जीरो वन वन वन। ठीक है, तो जब आपने इसको डेटा पॉइंट्स को अपने यहाँ पे पॉइंट किया, ये आपके पास स्टडी आवर्स है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये आपके पास स्टडी आवर्स है। इसके बेस पे जब आपने पॉइंट्स को पॉइंट करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब है आपके पास जो 5 घंटे पढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसका मतलब कि 5 घंटे यानी कि 4 से 5, यहाँ वाला ये पॉइंट आपके पास ये वाला। ठीक है, ये मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि आपको सही से समझ में आए। सो दिस इज योर डेटा पॉइंट फर्स्ट। 6 घंटे वाला पास हो जाएगा, 6 घंटे वाला क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 4 घंटे वाला फेल हो जाएगा, इसका मतलब आपका नेक्स्ट डेटा पॉइंट ये है। 8 घंटे वाला जो है वो भी पास हो जाएगा। 9 घंटे वाला वो भी पास हो जाएगा और 10 घंटे वाला वो भी पास हो जाएगा। सो इस तरह के आपके पास क्या डेटा पॉइंट है। ठीक है, तो हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अंदर हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ये आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करी। अगर आपके पास दो ही कैटेगरी है तो जीरो है या फिर वन है, इसका मतलब ये जो मिडिल वैल्यू वो आपकी क्या है, 0.05 है ना। तो इसके बेस पे आपने जो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करी, इसके बेस पे आपने क्या बोला कि ये पॉइंट है, 0.5 वाला ये वाला पॉइंट है आपके पास, इसका मतलब कि ये वाला जो बंदा है। ठीक है, इसके ऊपर वाले वाले सारे क्या है आपके पास, ये सारे बंदे क्या है, जो 8 घंटे स्टडी कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। 0.5 से ऊपर अगर वैल्यू आ रही है आपके पास तो इसका मतलब वो क्या है, पासिंग है। और 0.5 से नीचे वैल्यू तो वो क्या है, फेल है। इसका मतलब 0.5 से ये दो वैल्यूज है, ये फेल वाले हैं और ये वाले क्या है आपके पास, सारे पास वाले हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक सिनारियो ठीक है कि हमने इसको डाटा को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। बट अगर आपके पास डेटा के अंदर आउटलायर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा का एक पॉइंट आपके पास डेटा के अंदर यहाँ पे आ जाए जो कि आपके पास एक आउटलायर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि 40 घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, उसका आप क्या कह रहे हो, पास हो जाएगा वो। अब जो 40 घंटे वाला है इसका मतलब आउटलायर आपका यहाँ पे लाई करेगा, ये पॉइंट होगा आपके पास। अगर आप इस एक्सेस को बढ़ा दो तो ये आपका 40 बनेगा। तो ये अगर आउटलायर आपके पास सारे मैक्सिमम पॉइंट इसी रीजन के अंदर है लेकिन ये आउटलायर आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, तब आपके पास जो रिग्रेशन लाइन होगी,
क्योंकि बेस्ट फिट लाइन क्या करती है, वो आपके एरर को मिनिमाइज करती है। तो अब ये लाइन जो आपने पहले यहाँ पे ड्रॉ करके, वो लाइन ऐसे इसकी तरफ झुक जाएगी, इसकी तरफ ऐसे झुक जाएगी। अब आपके पास जो मॉडल बनाएगा वो आपके पास ये बेस्ट फिट लाइन बनाएगा। तब आपके पास जैसे ही बेस्ट फिट लाइन बनेगी, तब आपके पास जो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज पॉइंट। पहले आपके पास ये 0.05 वाला ये वाला पॉइंट था, अब आपके पास इस लाइन का ये 0.0 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो 0.0 वाला पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इससे ऊपर ऊपर सबको क्या कह रहे हो, पास कह रहे हो, इससे नीचे वाले को क्या कह रहे हो, फेल कह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेटा पॉइंट है आपके पास, वो इस रीजन में, ये वाला जो डेटा पॉइंट है वो होना चाहिए था पास। 8 घंटे वाला क्या होना चाहिए था, वो पास होना चाहिए था, क्योंकि वो 8 घंटे की स्टडी कर रहा है। लेकिन अब ये जो लाइन है आपके पास, वो ये पॉइंट आपका इस रीजन के अंदर आ गया, इस वाले रीजन के अंदर आ गया आपका ये वाला पॉइंट, 8 घंटे वाला। इसका मतलब जो 8 घंटे स्टडी कर रहा है, उसका मॉडल आपको क्या बता रहा है कि वो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मिसक्लासिफिकेशन हो रही है पॉइंट्स की, ड्यू टू दिस प्रेजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटलायर, तो इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपकी लाइन जो है तो यहाँ से इतने एंगल पे चेंज होगी ड्यू टू दिस प्रेजेंट ऑफ दिस आउटलायर। होना क्या चाहिए था कि ये जो लाइन आपके पास जा रही है, ये लाइन यहीं पे रहती और ये लाइन आपके पास ऐसे स्क्वीज कर जाती। अगर ये लाइन आपके पास यहीं से स्क्वीज कर जाती, ये लाइन ऊपर ना जाती और यहीं से मुड़ जाती, और ऐसे ही वो नीचे की तरफ मुड़ जाती यहाँ से, ये वाली। तब आपके पास जो कर्व बनता वो आपके पास ये वाला कर्व बनता, ये दिस इज अ कर्व। ठीक है, इसके ऊपर जाने से क्या हो रहा है कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके पास वन वाली बाउंड्री को भी क्रॉस कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एक आपके पास डेटा पॉइंट आया है जो आपके पास 25 घंटे बढ़ रहा है, तो ये वाला 25 घंटे वाला जो पॉइंट है, इसको आप कहाँ पॉइंट करोगे, वो यहाँ पे आके पॉइंट हो रहा है, जो कि वन वाली वैल्यू से ऊपर चले जा रहे हैं यहाँ से, है ना। तो ये वैल्यू वन को भी क्रॉस ना हो, और आपके पास आउटलायर अगर डेटा के अंदर है, तो उसमें आपकी वाली जो मॉडल की प्रिडिक्शन है वो डेटा को मिसक्लासीफाई ना करे। इसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन का यूज नहीं करते हैं। तभी हम किसके ऊपर चले जाते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों नहीं यूज करते अपने क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इसको प्रॉब्लम कैसे सोल्व करता है, अब वो क्या करता है कि ये जो ग्राफ आपने बेसफिट लाइन से बनाया था, ये बनाया था आपने, अब वो क्या करेगा, इस लाइन को ऊपर तक नहीं लेके जाएगा। वो इस लाइन को, जैसे आपके पास वन वाली वैल्यू होगी, ये आपका वन है, ये आपका जीरो है, तो वो इस वाले ग्राफ को ऊपर नहीं लेके जाएगा, वो यहीं से इसको स्क्वीज कर देगा, इस तरह मोड़ देगा, और नीचे से वो क्या करेगा, जीरो से इस तरह मोड़ देगा। तब आपके पास ग्राफ इस तरह से ये वाला एस शेप के अंदर दिखने लगेगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, बस वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ बनेगा कैसे, इसके लिए फंक्शन यूज करते हैं सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन देखो क्या करता है, अभी जो हम फंक्शन यूज कर रहे थे वो हम स्टेप फंक्शन यूज कर रहे थे। स्टेप फंक्शन का मतलब है, स्टेप फंक्शन का क्या मतलब है कि अब आपके पास ओनली दो ही साइजेस थे, या तो आपके पास वन है या फिर आपके पास क्या है, जीरो है। या तो आपके पास क्या है, ये आपका ये स्टेप साइज है, या तो आपके पास वैल्यू जीरो है या फिर वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है, या तो वैल्यू ये है आपके पास, ये वैल्यू सिर्फ ये वैल्यू वैल्यू है। तो दिस इज नॉन टू बी द स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन यूज करने से आपके पास जो पॉइंट्स है वो मिस क्लासीफाई हो रहे थे, तो हम स्टेप फंक्शन को यूज ना करके हम एक नया फंक्शन यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन क्या करता है कि अगर आपके डेटा के अंदर कोई आउटलायर प्रेजेंट है, तो आउटलायर वाली वैल्यू को भी वो जीरो और वन के बीच में ले आता है। तो अब आपके पास जो सारी वैल्यूज होंगी वो जीरो से वन के बीच में होंगी। जितने भी आप डेटा पॉइंट यूज करोगे, वो सारी के सारी उनकी जो वैल्यू होंगी वो सारी जीरो से वन के बीच में लाई करेंगी। अब सिग्मोइड फंक्शन कैसे होता है, सिग्मोइड फंक्शन आप कैसे यूज करते हो, उसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन वन प्लस ई रेस पर माइनस जेड। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मोइड फंक्शन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो दिस सिंबल से। ठीक है, और ये जेड क्या है आपका, ये जेड वही लाइन है आपके पास जो आपने बेसफिट लाइन ड्रॉ की थी, ये आपकी लाइन थी। ये आपके पास ये मॉडल की आपने लाइन बनाई थी। अब इस लाइन को आपको ऊपर नहीं लेके जाना, इसको यहीं पे स्क्वीज कर देना है, यहाँ पे मोड़ देना है इसको, क्योंकि ये वाले जो पॉइंट है ये आपका वन पॉइंट है, और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये आपका जीरो पॉइंट है। आपको वन से भी स्क्वीज कर देना है और जीरो से भी स्क्वीज कर देना है। ये लाइन जो पीछे से बढ़ रही थी, इसको पीछे भी नहीं बढ़ने देना, ये वाला एरिया कट कर देना, और यहाँ से ये वाला एरिया कट कर देना। तो ये जो स्क्वीजिंग है आपकी, ये किसकी वजह से हो रही है, आपके सिग्मोइड फंक्शन की वजह से हो रही है। अब जो आपके पास डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी, सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा, उन सारी वैल्यू को जीरो से वन के बीच में ले आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, अगर ये जीरो वन के बीच में, तो आपके पास क्या है, 0.05 है, दिस योर पॉइंट।
5, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट आता है, तो ये जो पॉइंट होगा आपके पास, वो उसको हम इतना स्क्वीज कर देंगे कि वो जो इसी रेंज के अंदर लाई करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसकी वैल्यू होगी 0.8 करके। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसकी वैल्यू होगी 0.7 करके। इसका मतलब ये है कि अब हम जो सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द सिग्मोइड फंक्शन, उन सबकी वैल्यू 0 से लेके 1 में के बीच में होगी, एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटीज। ये क्या हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी? हर आपके डेटा पॉइंट के होने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे पास है, फेल है, पास है, फेल है। हर एक पॉइंट की आपके इस पर्टिकुलर रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आप 5 वाले पॉइंट को पॉइंट कर रहे हो तो ये आपके पास जो पॉइंट आएगा वो आपके पास 0 से 1 के बीच में ही आएगा हमेशा। 0 से 1, क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। ये आपके पास ये लाइन है, फिर ये लाइन है, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इस रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 0.8 होगी। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हर एक अपने डेटा पॉइंट को उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको स्क्वीज कर देंगे, सो दैट कि सारे पॉइंट अब आपके पास 0 और 1 के बीच में आ जाए। अगर आपके पास आउटलायर है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे कोई आउटलायर प्रेजेंट होता है जिसकी वैल्यू 40 थी, तो जो 40 वैल्यू होगी जैसे आप उसको सिग्मोइड फंक्शन में डालोगे तो वो उसकी ऑटोमेटिकली वो वैल्यू को 0 से 1 के बीच में ले आएगा। इसका मतलब अगर आपके डेटा के अंदर कोई आउटलायर प्रेजेंट भी है तो वो आउटलायर की वजह से आपके पास ये लाइन वहां नहीं जाएगी, वो अब आपके पास ये जो पॉइंट है आपका 1 के क्लोज आ जाएगा, वो 1 से बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब जितने भी डेटा पॉइंट्स आपके पास होंगे वो आपके पास एक रेंज में आ जाएंगे, और वो रेंज क्या होगी आपके पास? वो 0 से 1 तक की रेंज होगी, 0 to 1। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। ये आप किससे निकालते हो? अपने सिग्मोइड फंक्शन से, 1/1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस जेड। जेड क्या है आपके पास? जो आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास जो एम एक्स प्लस सी है, ये आपके पास लाइन है। इससे पहले आप क्या निकालोगे? अपना एम और सी कैलकुलेट करोगे। इसके पास इसकी जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप पुट कर दोगे कहाँ पे? सिग्मोइड फंक्शन के अंदर। और सिग्मोइड फंक्शन क्या करेगा? इस वैल्यू को 0 से 1 के बीच में ले आएगा, स्क्वीज कर देगा वैल्यू को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये जो लाइन निकाली, आपके पास एक्स आपके पास इनपुट कॉलम है। आपने बोला कि एक बच्चा जो 40 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, वो पास होगा। ये आपके डेटा सेट के अंदर गिवन है, ये आपके पास आउटपुट कॉलम है बाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? सबसे पहले एम और सी निकाला। और अब एग्जाम्पल आपका एम आ रहा है 5, सी आ रहा है आपके पास 2। ठीक है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड इज इक्वल टू एम एम के 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स के आपके पास 40 प्लस सी, सी के आपके पास 2। तो कितना हो जाएगा ये? 202। तो ये जेड की वैल्यू होगी। तो इस जेड की वैल्यू का पुट करोगे सिग्मोइड फंक्शन के अंदर। तो जैसे आप इसको पुट करोगे सिग्मोइड के अंदर, सिग्मोइड क्या करेगा? आपकी इस वैल्यू को स्क्वीज कर देगा, और दिस फॉर्मूला बिकम 1/1 प्लस ई रेज़ पावर माइनस 202। तो जब आप एक्सपोनेंशियल कोई पावर निकालते हो तो हमेशा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये इसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है 0.39। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास पॉइंट है, आपके पास ये वाला पॉइंट, इसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.39 है। इसका मतलब आपके पास सारे जो डेटा पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, वो सारे आपके पास इस पर्टिकुलर एक्सिस पे आ गए। आपके पास 1 है, ये आपके पास क्या है? 0 है। तो नाउ ऑल द डेटा पॉइंट बिटवीन द 0 से 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन कम होगी। दिस इज द मोटिव ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, क्लियर है सबको ये? अब हम जो नेक्स्ट इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी हम देखेंगे। अभी उससे पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ाने दें। रिग्रेशन मैट्रिक्स। रिग्रेशन मैट्रिक्स क्या होते हैं? कि अब आपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया, मॉडल बनाने के बाद आपने प्रिडिक्शन किया। अब प्रिडिक्शन करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि आपके पास जो एरर आ रहा था। फॉर एग्जांपल आपने ये लाइन बनाई थी, और ये आपके पास पॉइंट थे, ये आपके पास लाइन थी, ये आपके पास एक्चुअल पॉइंट थे, और ये आपके पास प्रेडिक्टेड पॉइंट थे। इसका मतलब ये जो एरर है आपके पास बीच वाला, ये एरर कितना आ रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट्स का यूज करते हैं, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, रिग्रेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपके पास 4 तरीके से होती है। एक होता है एमएई, दूसरा होता है एमएससी, तीसरा होता है आरएमएससी, एंड जो फोर्थ होता है वो होता है आपका आर टू स्कोर। ठीक है, सबसे पहले देखो एमएई क्या है। एमएई की फुल फॉर्म है मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर।
मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स ड्रॉ करे और आपने प्रिडिक्शन लाइन बनाई, इस लाइन का और आपके प्रिडिक्शन लाइन से ये जो डिफरेंस है वाई एक्सिस के ऊपर, ये जो एरर है बीच में आपके पास, यही आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट का मतलब है, एब्सोल्यूट वर्ड क्यों यहाँ पे यूज किया कि जो आपका ये जो एरर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर ये लाइन के इस पार है पॉइंट्स आपके, तो ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा। बट अगर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, तो इस पॉइंट का जो एरर है वो क्या है आपका, ये है। तो ये लाइन के नीचे की तरफ से जो नीचे पॉइंट होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। तो आप एक एवरेज एरर निकालते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वाले पॉइंट का नहीं निकाला पॉजिटिव था, नीचे वाले के निकाला नेगेटिव था, तो जब इसका सम करते हो तो वो आपका रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस लेने से क्या होगा, जो आपका नेगेटिव वैल्यू थी वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी एंड द एरर वुड बी योर पॉजिटिव। इसलिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन किस लिए निकालते हैं, ये तो हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट का निकाला है। ऐसे हम अपने सारे डेटा पॉइंट्स का जब आप एरर निकालते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एरर बोलते हैं। इसका मतलब एवरेज ले लिया आपने। ठीक है, तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है, कैसे निकालते हो, अगेन समेशन आई गोज टू 1 to n। अगर आपके पास n पॉइंट्स हैं डेटा के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट्स हैं, ये प्रिडिक्शन लाइन है आपके पास, तो आप हर एक के लिए एरर निकालते हो, इसके और इसके कोरस्पॉन्डिंग। इसके लिए निकालोगे, इसके और ये इसके बीच में ये एरर निकालोगे, इसके और इसके बीच में ये एरर निकालोगे यहाँ से, और इस तरह से हम सेव हर एक पॉइंट के लिए करते हैं। तो आपके पास जो एक्चुअल पॉइंट है तो उसको हम वाई वाई हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने किया था रिग्रेशन मॉडल के अंदर। और जो प्रिडिक्शन पॉइंट होता है उसको हम वाई आई हैट बुलाते हैं। तो इसका हम क्या ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस वैल्यू। और मीन एम ए ई निकाल रहे हो आप, तो उसका मतलब है मीन वैल्यू लेनी। मीन के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एम ए ई। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज ये कि जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन होता है उसका जो कर्व बनता है वो ऐसे बनता है। दिस इज अ कर्व फॉर एब्सोल्यूट फंक्शन, ये ऐसे बनेगा बी के फॉर्म में। और ये जो कर्व होता है आपके पास, ये नो डिफरेंशिएबल होता है, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नो डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो आपको याद होगा हमने लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने एम और सी की वैल्यू निकाली थी। हमने एम और सी की वैल्यू निकाली थी, ये वो वाली वैल्यू थी जो आपके पास मिनिमम होगी। वी हैव टू फाइंड आउट द सच वैल्यू विच इज मिनिमम। इसका मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू हमने निकाली थी, ये लोकल मिनिमा निकाला था हमने, है ना। तो जो आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है आपके पास वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आप मिनिमम कैसे निकाला था आपने, यहाँ पे आपने क्या किया था, इसका डिफरेंशिएट किया दिया विद रिस्पेक्ट टू एम और विद रिस्पेक्ट टू सी, और उसको जीरो के रख दिया था। ठीक है, तो आपको मिनिमा निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो एब्सोल्यूट वाला जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, एम को अवॉइड करते हैं। ठीक है, इसलिए हम अपना सेकंड पैरामीटर लेते हैं, दैट इज एमएससी। एमएससी क्या आपका, मीन स्क्वेयर एरर। तो हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका मॉडुलस नहीं लेते, उसका हम स्क्वेयर करते हैं। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसको ओनली नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसका क्या लेते हैं, स्क्वेयर लेते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, जो स्क्वेयर फंक्शन होता है आपके पास वो डिफरेंशिएबल होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास स्क्वेयर फंक्शन। अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, तो दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ पैराबोलिक इन शेप एंड दिस ग्राफ इज डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, लोकल मिनिमम पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स कर दूंगा और विद रिस्पेक्ट टू इसको जीरो की डिफरेंशिएट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम जनरली एमएससी स्कोर निकालते हैं। ठीक है, एमएससी का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन आई गोज टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। मीन निकाला तो डिवाइड बाय, ये आपका क्या होगा, एमएससी। ठीक है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके पास डेटा के अंदर आउटलायर होंगे, इफ यू हैव अ डेटा सेट विच हैज अ आउटलायर, या आपके पास कोई ऐसी बिगर वैल्यू होगी। अगर आपके पास आउटलायर है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस कॉलम है, उसके बेस पे आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो। तो एक्सपीरियंस के अंदर फॉर एग्जांपल किसी ने डाल दिया कि एक्सपीरियंस उसका है 100 ईयर का। ठीक है, तो ये एक आउटलायर वैल्यू है। तो जब इसका आप स्क्वेयर लेते हो किसी भी आउटलायर का, तो 100 वैल्यू खुद में है, और जब इसका स्क्वेयर ले लेते हो ये और बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो जस्ट अगर आपके पास डेटा के अंदर आउटलायर है तो उसके आप स्क्वेयर लोगे तो स्क्वेयर से वो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी। सो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मॉडल।
तो दिस इज द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द एमएससी। ठीक है, तो बस हम इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, आपके थर्ड मैट्रिक्स यूज करते हैं, दैट इज योर आरएमएससी। द थर्ड इज योर आरएमएससी। आरएमएससी क्या होता है, आपके पास रूट मीन जो हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर आरएमएससी। आरएमएससी स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर एरर। तो बस आप एमएससी का क्या ले लेते हो, अंडर रूट ले लेते हो, तो वो आपका क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये अंडर रूट हम किस लिए ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपका आरएमएस स्कोर था, आप यहाँ पे किसी बंदे का सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे हो, एंड द सैलरी शुड बी इन योर थाउजेंड्स के अंदर है फॉर एग्जांपल। तो जब आप 50K लिखोगे, उसका स्केयर लोगे, तो ये यूनिट भी स्केयर हो जा रही है। तो 50 का तो स्केयर हो रहा है, साथ में ये जो के यूनिट है 1000 वाली, ये भी स्केयर हो जा रही है। तो इसका मतलब है, आप अगर किसी को सैलरी ये बता रहे हो, तो आप उसको सैलरी ऐसे बताते हो कि आपके पास क्या है, 2500 के स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर इज नॉट अ यूनिट। तो आप क्या करते हो, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए इसका क्या ले लेते हो, अंडर रूट ले लेते हो। तो इसका अगर आप लिखोगे 2500 के स्क्वेयर, तो के स्क्वेयर का जब आप अंडर रूट लोगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाएगी दोबारा से के अंदर। बस ओनली इसका यही यूज है, हम जनरली यूज नहीं करते आरएमएससी को। ठीक है, फोर्थ मैट्रिक्स आप यूज करते हो आर टू स्कोर। आर टू स्कोर बेसिकली आपको क्या बताता है कि आपका जो मॉडल है वो कितनी गलती कर रहा है ना। ये बेसिकली हम क्या बताते हैं, आपके मॉडल एक्यूरेसी कितनी है आपके मॉडल की, और आपका मॉडल कितना गलत प्रिडिक्ट कर रहा है किसी चीज को। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके पास, इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज योर 1 - SSR डिवाइडेड बाय SSM। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर आर टू स्कोर। यहाँ पे आपके पास जो SSR है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड फॉर रिग्रेशन लाइन, और SSM क्या है आपके पास, सम ऑफ स्क्वेयर फॉर मीन लाइन। इसको इस तरह से समझो कि आपके पास, आप किसी कॉलेज में गए और आपने वहां का जाके पैकेज पूछा कि पैकेज कितना है। तो जनरली क्या करते हैं कि आपको एक एवरेज पैकेज बताते हैं, है ना। आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट का पैकेज कॉलम है, तो पैकेज लगा 1.5, 2.9, 1.6, 2.5, और यहाँ पे पैकेज 2.5, और यहाँ लगा 40 लाख का पैकेज। ठीक है, तो अब जब आप इसका, आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में जाकर अगर उसका एवरेज पैकेज पूछते हैं, तो आपको जनरली क्या बोलते हैं कि एवरेज पैकेज आपका 7 से 8 लाख का है। लेकिन वो है सिर्फ इसी बच्चे की वजह से, बाकी सबका अगर आप एवरेज पैकेज निकालो तो एवरेज पैकेज आपका 2.5 लाख का बनता है ना। तो ये सही नहीं है कि आप हर एक बच्चे को ये बता दो कि 7 से 8 लाख का पैकेज है। तो आप क्या करते हो कि आप एक प्रिडिक्शन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, कि आपने एक नया कॉलम ऐड कर लिया सीजीपी करके, कि अगर आपने स्टूडेंट की सीजीपीए लो है तो उसका पैकेज लो लग रहा है। ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है ना। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, इसका सीजीपीए 5.2 है, तो उसका पैकेज भी कम लगेगा उसका। अगर उसका सीजीपीए 7.2 है तो उसका पैकेज ज्यादा लगेगा। इसका सीजीपीए और भी ज्यादा है तो इसका पैकेज और ज्यादा लग रहा है। इस तरह से यहाँ पे इसका जो सीजीपीए वो 6.1 है, तो पैकेज ये लग रहा है। और ये जो बंदा है, इसका पैकेज 9.5 है। तो आप उसको एवरेज बताने के बजाय अगर आप ये बताओ कि आपका सीजीपी कितना है, आपके सीजीपी के अकॉर्डिंग मैं आपका पैकेज प्रेडिक्ट करूंगा, अगर आप उसको ये कहोगे, तो ये बात ज्यादा लॉजिकल नजर आती है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इनपुट कॉलम प्रेजेंट है, उसके बेस पे आप आउटपुट बता रहे हो, तो दिस इज अ लॉजिकल थिंग। तो सम ऑफ आर टू स्कोर क्या बताता है, कि आर टू स्कोर वो बताता है कि आपने जो एक मीन वैल्यू बताई, इट्स योर मीन वैल्यू, और ये आपके पास क्या है, रिग्रेशन लाइन वाली वैल्यू, कि आपने प्रिडिक्शन करा अपने मॉडल को यूज करके। ठीक है, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है वही आपके पास आर टू स्कोर है। ठीक है, अब देखो आर टू स्कोर आपका, आर टू स्कोर की दो वैल्यू हो सकती है। आर टू स्कोर आपका जीरो कब होगा, कोई बता सकता है आर टू स्कोर जीरो होगा। अच्छा, इसको पहले अगर आप प्लॉट करो तो आपके पास कैसे प्लॉटिंग होगी, ये आपके पास ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपके मीन लाइन क्या होती है, आपके पास जो एक एवरेज लाइन होती है, इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट लाइन है, ये आपके पास मीन लाइन है, कि आपने एवरेज निकाल दिया सारे डेटा का। और ये आपके मॉडल की रिग्रेशन लाइन है, ये आपके मॉडल की क्या है, रिग्रेशन लाइन है। ठीक है, आपके मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया, ये मीन लाइन है जो सबके लिए एक कांस्टेंट है। लेकिन रिग्रेशन लाइन आपको डेटा के अकॉर्डिंग बता रही है कि आपके पास डेटा, अगर आपके पास सीजीपी इनपुट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पैकेज के प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आर टू स्कोर आपका जीरो कब होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आर टू स्कोर जीरो कब होगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 - SSR बाय SSM।
ये आपका R2 स्कोर है। अब R2 स्कोर जीरो कब होगा? R2 स्कोर जीरो कब होगा? जब ये वाली वैल्यू वन हो जाए और ये वैल्यू वैल्यू भी क्या हो जाए, वन हो जाए। तो ये क्या होगा, जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ये क्या है, वन, और यहाँ से क्या आएगा, वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों वैल्यू का वन होने का क्या मतलब है, कि रिग्रेशन लाइन और मीन लाइन का वन होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है ना, कि अगर आपके पास अ, ये आपके पास पॉइंट्स थे, ये आपके पास रिग्रेशन लाइन थी, आपके पास एवरेज लाइन है, तो ये दोनों वैल्यू वन होने का मतलब है कि जो दोनों मॉडल्स हैं वो दोनों गलतियां सेम कर रहे हैं, है ना। इसका तो ये मतलब है कि रिग्रेशन वाला जो जितनी लाइन है वही आपकी मीन लाइन है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये वाली रिग्रेशन लाइन थी, तो वो लाइन भी आपकी मीन वाली लाइन के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अगर ये रिग्रेशन वाली लाइन भी मीन वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू सेम बता रहे हैं आंसर आपके पास। अगर दोनों वैल्यू सेम आंसर बता रहे हैं, तो आपने जो यहाँ पे सीजीपी कॉलम ऐड किया था, तो उसका कोई मतलब नहीं है रखने का। अगर आपने यहाँ पे सीजीपी कॉलम ऐड किया था, तो इसका मतलब अगर ये दोनों लाइनें इक्वल हो जाएंगी, मीन लाइन और आपकी रिग्रेशन लाइन, तो इसका मतलब है कि आपका जो इनपुट कॉलम आपने यूज किया, उसका कोई यूज नहीं है आपकी प्रिडिक्शन करने के लिए पैकेज का। तो आपका आप डायरेक्टली मीन से बता सकते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब क्या है, जब R2 स्कोर आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो आपका मॉडल बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है। ठीक है, मॉडल की जो एक्यूरेसी है, परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल लो है, लो परफॉर्मेंस। R2 स्कोर वन कब होगा? वन द R2 स्कोर बिकम वन। R2 स्कोर वन कब होगा, बता सकते कोई? व्हेन द R2 स्कोर बिकम वन, ये वैल्यू वन कब होगी? ये वैल्यू वन कब होगी? अगर आपके पास ये जो रिग्रेशन वाली वैल्यू, ये अगर जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाएगी, तो ये वाली पूरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वन माइनस जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, यही है ना इसका मतलब। तो इस वाली लाइन का, रिग्रेशन वाली लाइन का जीरो कब होगी, ये वाली लाइन, ये वाली वैल्यू जीरो कब होगी? इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये पॉइंट से, ठीक है, और आपने लाइन, ये आपके मॉडल ने लाइन प्रिडिक्ट करी। SSR जीरो होने का मतलब क्या है, कि सम ऑफ स्केयर जो एरर है वो जीरो हो गया। एरर जीरो कब होगा, जब आपके पास एक्चुअल पॉइंट है और जब आपकी प्रिडिक्शन लाइन है वो आपके पे ओवरलैप कर जाए। इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर नहीं है, यहाँ पे जीरो एरर है। इस पॉइंट पे भी जीरो एरर है, क्योंकि यही आपका एक्चुअल पॉइंट है, ये प्रिडिक्शन लाइन है। यहाँ पे भी आपके पास एरर क्या, जीरो है। तो जब आप इसका स्क्वायर करके सम निकालोगे, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर, तो ये क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो ये वाला केस कम होगा, कि आपने, आपका मॉडल जो है वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, कि आपके पास जो एक्यूरेसी मॉडल की वो 100% एक्यूरेट है, लेकिन आपको जनरल लाइफ के अंदर R2 स्कोर कभी भी वन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, तो R2 स्कोर आपको कभी भी वन नहीं मिलेगा। अगर वन मिल रहा है, तो इसका मतलब है आपका मॉडल बहुत अच्छा बना है, तो आपको वहाँ पे मॉडल एक नंबर का परफॉर्म कर रहा है आपका। ठीक है, लेकिन अगर R2 स्कोर आपका, जनरली हमारा जो R2 स्कोर होता है वो वेरी करता है जीरो से वन के बीच में। अगर वो क्लोज टू जीरो है, इसका मतलब मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत लो है। अगर वो क्लोज टू वन है, इसका मतलब मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत क्या है, हाई है। ठीक है, अगर आपके पास R2 स्कोर, फॉर एग्जांपल R2 स्कोर आपके पास आ रहा है 0.89, इसका मतलब क्या है कि 89% आपका मॉडल सही रिजल्ट बता रहा है आपको। 0.9 इज वेरी क्लोज टू वन, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी काफी हद तक सही है, स्कोर इंप्रूव किया जा सकता है। बट अगर आपके पास R2 स्कोर आ रहा है 39, ठीक है, 0.39, इसका मतलब मॉडल आपका जीरो की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब मॉडल की एक्यूरेसी लो लो हो जा रही है। तो आप R2 स्कोर से डिसाइड करते हो कि आपका मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो R2 स्कोर क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? अच्छा, R2 स्कोर नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा, ये आपके पास फॉर्मूला है, बता सकते हैं कि R2 स्कोर नेगेटिव कब होगा? अच्छा सर, ये ऊपर वाली वैल्यू आपके पास ज्यादा हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू से। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 5, नीचे आ रही है 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट कर रही है, तो आपके पास आंसर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा आने का क्या मतलब है, नीचे वाली कम आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ये डेटा पॉइंट्स थे, ये आपके पास मीन लाइन थी, और ये आपके पास बेस्ट फिट लाइन थी। आपके मॉडल ने रिग्रेशन लाइन थी, आपके पास मीन लाइन थी। अगर ऊपर वाला ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मॉडल ज्यादा गलतियां कर रहा है। इसका मतलब अब आपकी रिग्रेशन लाइन ये नहीं है, आपकी रिग्रेशन लाइन ये वाली है, आपके मॉडल ने ये लाइन प्रिडिक्ट की है। तो इसका जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट से वो ज्यादा होगा, एज कम्पेयर टू ये जो मीन वाली लाइन है आपकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मॉडल आपका, मतलब कि फिर तो आपको मशीन लर्निंग का कुछ एम भी नहीं पता। अगर आपके पास R2 स्कोर नेगेटिव आ जा रहा है,
तो इसका मतलब है कि मशीन लर्निंग पढ़ना छोड़ दो। R2 को नेगेटिव का मतलब कि आपको कुछ भी नहीं पता अपने डेटा के बारे में। ठीक है, तो R2 को नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हम हमेशा ट्राई क्या करेंगे, R2 स्कोर आपका जितना क्लोज टू 1 रहे उसका मॉडल आपका अच्छे से आपका एक्यूरेसी में रिजल्ट देगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको? तो सबसे पहले मैं एक डेटा फ्रेम बना लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट pandas spd नाल क्रिएट अ डेटा फ्रेम। मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ यहाँ पे। हमने डेटा फ्रेम सीखा था यूजिंग द डिक्शनरी। अब हम एक कॉलम ले लेते हैं अपना स्टडी आवर्स के नाम से। ठीक है, बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हमने 5 ले लेते हैं, चलो। और सेकंड ले लेते हैं हम आपका कैटेगोरिकल कॉलम, दैट इज रिजल्ट के नाम से। इसका रिजल्ट क्या आया, दैट इज अगेन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे कि वो फेल हो गया, 4 घंटा पढ़ा। ठीक है, 5 घंटे पढ़ा तब भी फेल हो गया, और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब 6 घंटे पढ़ा तो चलो पास हो गया वो बच्चा। और 7 घंटे पढ़ा तब भी पास हो गया, फिर पास हो गया। ठीक है, 2 2 4 5, 2 2 4 5, यस। ठीक है, so हमने क्या बना लिया, डेटा फ्रेम बना लिया। पी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर क्या पास कर दिया, डेटा पास कर दिया। नाउ विल स्टोर दिस इनटू अ डेटा फ्रेम एज df। तो व्हेन आई रन दिस कोड, डेटा फ्रेम होता है। ठीक है, तो अपना डीएफ देखोगे, सो दिस इज योर डेटा सेट। ये आपका एक छोटा सा डेटा सेट है जिसके अंदर 2 कॉलम है। एक इनपुट कॉलम है स्टडी आज के नाम से, उसके बेस पे प्रिडिक्ट कर रहे हो रिजल्ट कि बच्चा पास होगा या फेल होगा। सो दिस इज आउटपुट कॉलम जो आपका कैटेगोरिकल डेटा है, और आपके पास ये इनपुट कॉलम है जो आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, सो आपको आउटपुट कॉलम देख के पता लग रहा है कि ये कैटेगोरिकल डेटा, तो ये क्लासिफिकेशन कॉलम है। तो इसके ऊपर आप रिग्रेशन ही लगाओगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से अपने मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द sklearn लाइब्रेरी, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल से इंपोर्ट कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लिया करो कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। ठीक है, तो आई जस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन sklearn। तो ये आपको sklearn के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप पढ़ के समझ सकते हो कि दिस इज डॉक्यूमेंटेशन की लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के अंदर ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। दिस ऑल आर द हाइपर पैरामीटर। अभी हम देख लेते हैं कि क्लास को कैसे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाली क्लास को कैसे इंपोर्ट करना है। तो आई जस्ट कॉपी दिस और इसको मैं अपने कोड में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। हमने भी ये लिखा था, ये स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे डबल यूज लिखा था, डबल एस आना।
चलो आई रन दिस लाइन। यस, आपका मॉडल इंपोर्ट हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने इनपुट और अपने आउटपुट पैरामीटर्स को क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो मैं आपको इनपुट पैरामीटर आपका ये, आउटपुट ये है। तो मैं इसको सबसे पहले अलग कर लेता हूँ। तो मैं इनपुट पैरामीटर को एक वेरिएबल एक्स के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू डी एफ के अंदर कौन सा पैरामीटर आपका, स्टडी आवर्स के नाम से, STUDY HR ही है ना। Yes. तो दिस इज योर इनपुट कॉलम। जब आप इसको देखना चाहोगे तो आपका इनपुट कॉलम अलग हो गया, ये आपका इनपुट कॉलम है। इसी तरह से आप अपना आउटपुट कॉलम बना लोगे, उसको हम वाई के अंदर शो कर लेते हैं। तो डीएफ के आउटपुट कॉलम में क्या आपका रिजल्ट, ठीक है। जब आप वाई को देखोगे तो वाई इज योर इनपुट कॉलम, आउटपुट कॉलम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने इनपुट और आउटपुट कॉलम को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट मारना है अपने मॉडल के ऊपर। अपने जो डेटा है उसके ऊपर आप ट्रेनिंग डेटा भेजोगे और टेस्टिंग डेटा भेजोगे। तो उसके लिए हम अगेन क्लास से इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम sklearn से डॉट क्या होता है, मॉडल सिलेक्शन से आप इंपोर्ट कर लेते हो उसको ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास में। ये मॉडल क्या कर देगी, आपका ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट मार देगी। अब हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को क्या करना है, अलग करना है। तो हम अपने जो इनपुट कॉलम है उसका ट्रेनिंग डेटा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, कॉमा इसका टेस्टिंग डेटा, कॉमा वाई का ट्रेनिंग डेटा और वाई का ही टेस्टिंग डेटा। ठीक है, ये हमने वेरिएबल अलग कर लिए। हमने क्लास को कॉल कर लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इस क्लास को कॉल किया। इसके अंदर हम 4 पैरामीटर पास करते हैं। कौन कौन से, एक तो अपना सारा जो इनपुट डेटा को दे रहे हो वही आपका डिवाइड हो रहा है एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के अंदर, और साथ में आप अपना आउटपुट कॉलम दे रहे हो, दैट इज योर वाई। साथ में क्या देते हो, टेस्ट साइज देते हो आप यहाँ पे। तो कितना डेटा आप टेस्टिंग के लिए यूज करना चाहते हो, हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 0.2 यानी कि 20% डेटा हम यूज करेंगे अपना टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे एक स्टेट होती है दैट इज अ रैंडम स्टेट करके, जब आपके डेटा को क्या करती है, शफल कर देती है। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42। व्हेन आई एंटर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, स्प्लिट होती है। ठीक है, अब आपका मॉडल क्या होगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डिवाइड होगा। आप देखना चाहोगे कितना डेटा आपका ट्रेनिंग के लिए गया। आपका ट्रेनिंग सेट, आपका जो डेटा सेट है वो बहुत ही छोटा है। तो आई जस्ट शो कि कितना डेटा आपका ट्रेनिंग में है। ये सारा डेटा ट्रेनिंग में यूज हुआ है आपका। ठीक है, और उसने सारे कॉलम ले लिए ट्रेनिंग के लिए। अगर आप टेस्टिंग देखो, एक कॉलम है आपका टेस्टिंग के अंदर और आप बाकी 4 कॉलम आपके ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका 80% डेटा हम ट्रेनिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मॉडल को कॉल करना है। सो यू जस्ट कॉल दिस मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये आपने मॉडल को कॉल किया। मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे LR के नाम से, जो भी आप बनाना चाहो। दिस इज मॉडल ऑब्जेक्ट। अब आपको करना है, ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के लिए हम यूज करते हैं फिट फंक्शन। सो हम ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं FLR डॉट फिट। ट्रेनिंग किस पे करानी है आपको, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। आपका ट्रेनिंग डेटा किसके अंदर है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपका मॉडल क्या हो जाएगा, ट्रेन एक्स ट्रेन ट्रेन होता है। इस मॉडल आपका ट्रेंड हो गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है, प्रिडिक्शन करनी है। तो LR डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन का कॉल करते हो और इसके अंदर आप क्या भेजते हो, टेस्टिंग डेटा अपना। तो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो आपको प्रिडिक्शन करके देगा कि आपका बंदा पास होगा या फेल होगा। तो आपको वो बता रहा है कि प्रिडिक्शन में वो बंदा पास होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ द मॉडल इज टू बी ट्रेन। ठीक है, इसकी आप एक्यूरेसी निकालते हो क्लासिफिकेशन की। अभी एक्यूरेसी हमने पढ़ी नहीं है, कल हम पढ़ेंगे। हमने रिग्रेशन वाली की एक्यूरेसी पढ़ी है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी निकालने के लिए आप एक मैट्रिक्स यूज करते हो, दैट इज एक्यूरेसी स्कोर। उसको भी हम एसक्यूएल लाइब्रेरी से इंपोर्ट करते हैं। इससे आपको ये पता लगता है आपका मॉडल कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। उसकी वैल्यू भी आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स
इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, सो व्हेन यू फाइंड द एक्यूरेसी स्कोर ऑफ योर मॉडल, जो आपने मॉडल बनाया है उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कॉमा, आप इस क्लास को कॉल करते हो एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी स्कोर को, और इसके अंदर आप क्या भेज देते हो, जो आपने प्रिडिक्शन की है आपके मॉडल ने और आपका जो टेस्टिंग डेटा था, जो हमने प्रिडिक्ट किया इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज नाउन टू बी द वाई प्रिडिक्शन। तो आप एक्यूरेसी निकाल लो बिटवीन द टू मैट्रिक्स एज वाई प्रिडिक्शन एंड वाई टेस्टिंग डेटा। कि आपके मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया और आपका टेस्टिंग डेटा क्या था, इसके बीच का आप एक्यूरेसी स्कोर निकाल रहे हो। सो व्हेन यू रन दिस कोड, तो एक्यूरेसी 0 आ रही है क्योंकि आपका शायद मॉडल गलत बता रहा है आपका। अगर आप यहाँ पे, आपके मॉडल ने क्या प्रिडिक्शन करी है यहाँ पे, मॉडल ने बोला कि आपका जो है वो वाई प्रिडिक्ट पास बता रहा है। तो लेकिन अगर आप इसको टेस्टिंग में देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप इसको टेस्ट डेटा देखते हो अपना, वाई टेस्ट डेटा, तो वाई टेस्ट डेटा के अंदर आपके पास एक ही होती है जिसके अंदर आउटपुट फेल है, लेकिन मॉडल आपका क्या बता रहा है, पास होना चाहिए इसको। तो ये मिसमैच हो रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, ऑल्दो आपके पास डेटा सेट बहुत छोटा था इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। जब आप बड़े डेटा सेट के साथ काम करोगे तो यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर अलग आएगा। ठीक है, अभी सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि आप मॉडल को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो। बाकी जो आप डेटा रियल टाइम में लेके चलोगे वहाँ पे डेटा सेट अलग होगा, उसको आप पहले लोड करोगे। ठीक है, देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है।